नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज अपना चौथा बजट पेश करेंगे। 2023-24 का बजट 1,90,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। उनका ये बजट मिशन 2024 पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री इस बजट में आमजन को राहत देने वाले हैं। सीएम इस बजट में यूथ महिलाओं को रोजगार के समान अवसर देकर खुश करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा की रीढ़ कहे जाने वाले किसान और उद्यमियों को भी राहत पहुंचाने की पूरी संभावना है। प्री बजट बैठकों के बाद सीएम कह चुके हैं कि सभी विभागों से आए सुझावों, फीडबैक के बाद बजट के लिए रोड मैप तैयार किया गया और सरकार इसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। हरियाणा में पेश होने वाले बजट में सीएम मनोहर लाल यूनिटी मॉल स्थापित करने और उत्पादों की मार्केटिंग उपलब्ध करवाने पर जोर देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर सर छत के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसकी भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। लेकिन सरकार इस बजट में आम जन को, आम वर्ग को कहां राहत देने वाली है? क्या इस बार भी बीते वर्ष की तरह से कर मुक्त बजट सरकार पेश करेगी? किसी प्रकार का कोई नया कर जो है सरकार नहीं लगाएगी? महंगाई से कितनी राहत आम जनता को मिलने वाली है? और रोजगार का अवसर जो है युवाओं के हाथ कितना लगने वाला है? इन तमाम बातों को लेकर के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीदें भी लोगों की बढ़ी हुई हैं और थोड़ी देर में ये तमाम बातें जो हैं वो साफ हो जाएंगी जब 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लगातार सरकार को घेरती रही हैं, मनोहर सरकार को, गठबंधन सरकार को, कि सरकार जो घोषणाएं कर चुकी है उनमें से कई घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार की घोषणाएं सिर्फ हवाई घोषणाएं ही साबित होंगी। तो इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है और अभी विपक्ष के नेता सरकार के इस बजट को किस प्रकार से देख रहे हैं, कितनी उम्मीदों भरा वो बजट इस बजट को मानते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह जुड़ चुके हैं। स्वागत है ओमकार जी खबर फास्ट पर आपका। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आज जो बजट पेश होने वाला है पूर्ण बजट होगा सरकार का, ये गठबंधन सरकार का, कैसे देखते हैं इस बजट को, कितनी उम्मीद? कायनात जी, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीद तो हमेशा रहती है जब तक उम्मीद टूट ना जाए। आज प्रदेश में जो मुख्य समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं को ध्यान में रख के बजट बनाया जाए, सिर्फ मंथन और विचार से कुछ नहीं बनेगा। उस मंथन से विष निकलेगा या अमृत निकलेगा। मैं कहता हूँ अमृत काल का अमृत ये बजट है और इस मंथन से अमृत ही निकले, जनता को कुछ तो खुशहाली मिले। आज प्रदेश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान सड़कों पर है, ये मुख्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं से राहत दिलाने के लिए बजट होना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा कि इस सरकार ने पिछले 3 वर्ष में कितना कर्ज लिया और उस कर्ज का कहां प्रयोग किया। पिछले वर्ष इन्होंने 95,000 करोड़ का कर्ज लिया और मात्र 22,000 करोड़ संरचनात्मक ढांचे और विकास कार्य में खर्च किया। उससे पिछले वर्ष इन्होंने 58,000 करोड़ का कर्ज लिया और मात्र 9,000 करोड़ का खर्चा इन्होंने विकास कार्य में किया। उससे पिछले साल 44,000 करोड़ का कर्ज लिया और 13,000 करोड़ खर्च किया। इसका मतलब है ये कर्जा जो ले रहे हैं ये विकास परक ढांचे के लिए नहीं ले रहे। प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक व्यक्ति कर्ज लेता है, लेकिन उस कर्ज की राशि से अगर वो घी पिएगा तो उसको नुकसान करेगा। उस कर्ज की राशि को उसे विकास परक कार्यों पर लगाना चाहिए ताकि रोजगार बढ़े। आज इंडस्ट्री की क्या हालत है? कोरोना काल के बाद 4 लाख एम्प्लॉय थे एमएसएमई में, मात्र 2,68,000 एम्प्लॉय रह गए। ये एम्प्लॉय कम हो रहे हैं, कारण क्योंकि सरकार उद्योगों को कोई राहत नहीं दे रही है। उद्योगों को राहत देनी चाहिए। इन्होंने 1,80,000 रुपए की आय की लिमिट लगा के 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। और ये इनकी जुबानी है, ये कहते हैं 29 लाख परिवारों के हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए। कायनात जी, 29 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने का मतलब है एक परिवार में अगर 6 लोग भी हों तो तकरीबन 1.25 करोड़ की जनसंख्या ये आप मानते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई। दूसरी तरफ ये कहते हैं 2,75,000 रुपए हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है। इनके आंकड़े विरोधाभासी हैं। अगर हम गुड़गांव और फरीदाबाद की पर कैपिटा इनकम को बाहर निकाल दें तो बकाया हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1 लाख से भी नीचे आ जाएगी। मैं चाहता हूँ विकास परक बजट हो और बजट ऐसा हो जिससे गरीब व्यक्ति को, जो बिल्कुल ही बीपीएल परिवार है, जिनके पीले राशन कार्ड काट दिए गए, उनको इसका लाभ पहुंचे।
लेकिन सरकार सिर्फ मंथन, विचार विमर्श और चर्चा के ऊपर बिजी है। अगर सरकार ये चाहेगी, हम सरकार की सराहना भी करेंगे, सैल्यूट भी करेंगे। मतलब हमारा इतना सा है लेकिन कि बजट आप से उद्योगों पहले को प्री बढ़ाइए। बजट बैठक के मुख्यमंत्री ने कई यहाँ पर की है, कई दल के नेताओं से भी बातचीत हुई, बजट को लेकर सुझाव यहाँ पर जहां जहां से आए सभी को आमंत्रित किया गया और उन सभी सुझावों के आधार पर ही सरकार दावा कर रही है कि अंत्योदय की भावना के साथ ये बजट तैयार किया गया है। तो लगता है कि जो तमाम बातें अभी आपने कही, उन बातों का जो हल है वो जरूर निकलेगा इस बजट से। अच्छी बात है, सरकार ने विचार विमर्श किया, सबसे एक अच्छी पहल है। लेकिन उस विचार को अगर आप बजट में शामिल करोगे तभी तो हम मानेंगे। आपने विचार तो ले लिए, लेकिन लेके कूड़े के डिब्बे में डाल दीजिए, कोई अच्छी बातें नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी प्रधानमंत्री की कमेटी में, इकोनॉमिकल एनालिसिस कमेटी ने एक सर्वे किया था, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। उसमें हरियाणा का नंबर कायनात जी 36 है। पूरे देश में सबसे नीचे, हरियाणा से नीचे कोई नहीं है। 100 में से 33 अंक मिले। मतलब केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है, प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कह रही है कि हरियाणा प्रदेश में जो है देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। अगर ये असुरक्षित राज्य है तो कैसे विदेशी निवेश आएगा, कैसे निवेश करेगा कोई व्यक्ति। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपने इनके मंत्रियों और संतरियों के बयान सुने होंगे। वो कहते थे हमने 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन कर लिए। जी याद होगा आपको, 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन कर लिए और अभी तक मात्र 10,000 करोड़ खर्च हुआ है। अगर इससे ज्यादा खर्च हुआ है तो बीजेपी प्रवक्ता आएंगे, उनसे पूछना कि आपने कितने MOU साइन किए। बड़े अफसोस की बात है, विदेशों में गए इनके मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इतने करोड़ों रुपए खर्च किए, MOU लेके आए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुई? कहाँ बैरियर लग गया? आप विकास परक ढांचे पे खर्च कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आप औद्योगिक विकास कीजिए। देखिए हमारे हजारों साथी अम्बाला के, पंचकुला के, चंडीगढ़ के और नजदीक नारायणगढ़ के इलाके के, इन्होंने हिमाचल में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाई। बद्दी, नालागढ़, कालाअंब, यहाँ इंडस्ट्री लगाई। कारण हिमाचल गवर्नमेंट ने बिजली 1.5 रुपए यूनिट दी, जमीन सस्ती दी, 10 साल का इनकम टैक्स माफ किया, 10 साल तक GST माफ किया। ये क्यों नहीं हरियाणा में हो सकता? PM इनका, प्रधानमंत्री इनका, सरकार इनकी, बीजेपी सेंटर में, बीजेपी। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल फ्रेंडली यहाँ पर स्कीम सरकार को लानी चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा निवेश आएगा तभी जो है प्रदेश की प्रगति तेजी के साथ हो पाएगी। अभी तक सरकार जितने दावे यहाँ कर चुकी है निवेश के, वो धरातल पर जो है ठीक साबित दिखाई नहीं दे रहे हैं होते हुए। कृष्ण ढोल बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शंभू भद्र वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले मैं कृष्ण ढोल जी आपका रुख करूंगी। अभी जो इनेलो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं सरकार की उन घोषणाओं को लेकर जो बीते वर्ष में सरकार ने की थी और मौजूदा साल में वो एक प्रकार से बड़े चैलेंज के रूप में भी सरकार के सामने खड़ी हुई है। रोजगार है, निवेश है और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने की जो बात है। तो इन तमाम बातों पर क्या लगता है कि इस बजट के माध्यम से सरकार जो है कोई हल निकालने में सफल होने वाली है? ढोल जी, चले लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शंभू भद्र वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शंभू जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल जी शंभू जी, अभी आपने ओमकार जी की पूरी बात यहाँ सुनी, जिस प्रकार से उन्होंने तमाम चीजों पर एक एक करके विस्तार से अपनी बात रखी। क्या लगता है इन तमाम बातों का निचोड़ आज बजट के माध्यम से सरकार निकालने वाली है और इन तमाम शिकायतों को दूर कर देगी? देखिए, उनका जो कंसर्न है वो सही है कि पिछले द्वितीय टर्म को आप, सेकेंड टर्म को आप देखें अगर प्रदेश सरकार की, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एरिया है वहां पे बहुत अचीवमेंट सरकार को नहीं मिली है। पहले टर्म में आपने देखा होगा कि मनोहर लाल की जो पहली टर्म की सरकार थी उस समय में गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा करके एक सम्मेलन हुआ था जो कि इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए किया गया था। और उसमें दावा किया गया था कि हरियाणा सरकार की इंडस्ट्री के साथ 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का MOU हुए हैं और ये सरकार ने खुद ही कहा था।
ठीक लेकिन है। आप उस 2015 से लेकर के और अभी 2022 है, अगर 7-8 साल में आप देखेंगे हम्म। तो बाहर की जो इंडस्ट्री है वो उस तरह से नहीं आई जिस तरह से सरकार ने दावे किए थे। और उसमें चीन की एक कंपनी थी वांडा, जो कि 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए थे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। हम्म। इंडस्ट्री को कोरोना के बाद से हमेशा एक क्रंच का सामना करना पड़ा है कि सरकार की तरफ से जो सहयोग होना चाहिए था, जो हेल्पिंग हैंड बढ़ना चाहिए था, वो उस लेवल पे नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडस्ट्री ने काम नहीं किया या इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ी या जो इंडस्ट्री यहाँ पहले से मौजूद है उसको वो आगे नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं है। वो भी अपना एक काम किया है, लेकिन इस बजट में आपको इंडस्ट्री का कंसर्न दिखेगा। ठीक है। वो इसलिए हम्म। तो वो सरकार, इसलिए जी जी, लगता है सरकार इस क्षेत्र में इस बार जो है औद्योगिक क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत देने के लिए। जैसे अभी जिक्र किया था ओमकार सिंह जी ने कि हिमाचल में कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने रुख किया क्योंकि सरकार ने वहां पर कई क्षेत्रों में उनको राहत दी है, बिजली सस्ती मिल रही है, जमीन सस्ती दे रही है, कर में छूट है। देखिए, हरियाणा में बिजली रेट अभी सस्ती मिल रही है ऐसा नहीं है, बहुत लंबे समय से वहाँ बिजली सस्ती है। जो पब्लिक है उसके लिए भी और जो हिमाचल। इंडस्ट्री है उसके लिए भी हिमाचल में जी। बिजली आज से नहीं, 10 साल से, मतलब कि 15 साल से सस्ती है वहां पे। क्योंकि सरप्लस बिजली है और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है कि आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाए, चूंकि पहाड़ी एरिया। लगातार हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बजट में सरकार किस वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस रखने वाली है, कौन सी बड़ी सौगात, बड़ी घोषणा इस बजट के माध्यम से कर सकती है, क्योंकि प्रदेश के साथ साथ बीजेपी और मनोहर सरकार के लिए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूर्ण बजट सरकार का है। 2024 में लोकसभा के साथ जो है विधानसभा का चुनाव भी यहाँ पर होगा, जिसमें सरकार उतरेगी और पूरी कोशिश यही रहेगी कि सत्ता में वापसी हो सके और उस सत्ता में वापसी के लिए बजट के माध्यम से सरकार जो है जनता को लुभाने का प्रयास जरूर कर सकती है। हरियाणा के बजट पर लगातार जारी हमारी कवरेज। तो हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन विकास के साथ दौड़ लगाते इस राज्य ने लोक निर्माण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व जो है वृद्धि की है और विकास किया है। लेकिन अभी भी जो उम्मीदें हैं लोगों की बरकरार हैं, क्योंकि महंगाई जो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है उससे राहत की उम्मीद लोगों ने सरकार से लगा रखी है। साथ ही बेरोजगारी दर, जिसमें विपक्ष हमेशा लगातार हमलावर रहा है कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है, नंबर 1 बन गया है। ऐसे में बेरोजगारी के इस वार का जवाब जो है सरकार किस प्रकार से इस बजट के माध्यम से देगी, इन तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। कृष्ण ढूल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन सिंगला जुड़े हैं, शंभू बद्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं और ओमकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैं शंभू बद्रा जी से चर्चा कर रही थी। जी शंभू जी, लगातार सरकार जो है ये कहती आ रही है कि अंत्योदय की भावना के साथ जो है हमने ये बजट तैयार किया है और अलग अलग लोगों से, क्षेत्रों से और जनप्रतिनिधियों से सुझाव के बाद ये बजट जो है वो तैयार हुआ है। क्या लगता है कि सरकार जो है महंगाई से और बेरोजगारी की समस्या से कितना निजात इस बजट में दे सकती है? देखिए, इस बजट में कोई नया कर लगने का चांस नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले ये बजट है और उस 2024 में सरकार को पूर्ण बजट पेश करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरा कि बजट पेश करने के बाद जो रिजल्ट देना है वो समय यही है, यही 1 साल 1.5 साल सरकार के पास है जिसमें कुछ करके दिखाने का है। तो इस वक्त पूरे प्रदेश का सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपने सही उठाया कि बेरोजगारी और महंगाई 2 बड़ा इशू है। विपक्ष हमेशा सरकार पे अटैक करता रहा है कि जो बेरोजगारी दर जो है हरियाणा में वो बहुत ज्यादा है। हालांकि सरकार सीएमआई की रिपोर्ट को कई बार नहीं मानती है, लेकिन सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हरियाणा में 30-32% की बेरोजगारी है और हाल के फिलहाल में बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये सरकार के लिए बड़ा कंसर्न है, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि अगर कोई चाहे कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जॉब क्रिएशन होगा तो ऐसा अभी चांस नहीं है।
ठीक है। पिछले केंद्र सरकार के आम बजट में भी आपने देखा कि अब जो गवर्नमेंट ट्रेंड जॉब है उस तरह की नहीं होके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पे फोकस है सरकार की नीतियों में, स्किल डेवलपमेंट पे सरकार का फोकस है। तो इस बजट में भी आपको स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन और चीजों कन्वीनियंस पे आपको दिखाई देगा कि बजट में इस तरह की चीजें होंगी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर में न्यू जॉब क्रिएशन को लेकर के जो सेल्फ जॉब क्रिएशन होगा उस तरह के जॉब पे फोकस किया जाएगा। स्मार्ट डिजिटल सेक्टर में जो किया जा हो सकते हैं, और प्रदेश को भी आगे बढ़ने की मतलब स्थिति है, अपनाना पड़ेगा कि हमें जॉब क्रिएशन को लेकर के परंपरागत नौकरी से बाहर निकल के किस तरह से अपने इकोनॉमी को, अपने जो ह्यूमन पावर रिसोर्सेज है उसको कैसे हम स्किल करें, उसको हम ट्रेन करें और उसको हम अपना काम करने के लिए प्रेरित करें, उस तरफ गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में दिख सकता है। और खास करके एग्रीकल्चर, जो कि प्रदेश एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी स्ट्रांग है पूरे देश में। दूसरी बात की जो बासमती चावल की जो का जो निर्यात है वो बहुत अच्छा है हरियाणा से, तो पिछले साल भी अच्छा निर्यात हुआ है, आगे भी सरकार के सामने बड़ा टारगेट है निर्यात करने का। तो एग्रीकल्चर में बासमती चावल को प्रमोशन के लिए कुछ बजट में इंसेंटिव या किसानों को जिस की सुविधाएं दी जा सकती है उस पर फोकस किया जा सकता है। और अभी मोटा अनाज वर्ष चूंकि चल रहा है, हरियाणा सरकार ने भी इसको अपनाया है, तो इस बजट में आपको मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है वो ऐलान हो सकता है कि जो मोटे अनाज अधिक से अधिक खेती की जाए, कम पानी में कैसे अच्छी खेती हो, बायो फार्मिंग जैविक खेती को प्रमोशन मिल सकता है, उसके लिए बागवानी और एग्रीकल्चर दोनों को मिक्स करके एक बेहतर योजनाएं लाई जा सकती है किसानों के लिए। तो ये सारे कई सारे कंसर्न हैं जिससे जहां पर कि इस बजट में आपको उम्मीदें दिख सकती है। हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सरकार के पास देखिए 4 ही 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर है राज्य सरकार के लिए। हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्रीकल्चर है। तो इन्हीं सेक्टर में सरकार को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, और चूंकि 2024 में चुनाव फेस करना है इसलिए इस बजट को सरकार को एक आकर्षक बजट बनाकर रखना पड़ेगा जिसमें कि डेवलपमेंट की बात भी हो और जनता पे कोई नया बोझ भी नहीं हो और वो लोक लुभावन भी हो, आकर्षक भी लगे लेकिन डायरेक्ट ना लगे लोक लुभावन। इन सब चीजों का ध्यान इस बजट में रखा जाएगा। ठीक है। और मनोहर लाल ने पहले ही कहा है कि जो ये बजट होगा वो केंद्र सरकार के बजट की तरह ही समावेशी बजट होगा। तो आपको कई नई घोषणाएं, स्मार्ट घोषणाएं इसमें देखने को मिल सकती है जिसमें कि डेवलपमेंट का पाथ होगा, यानी ये इस साल भी काम होगा और आगे भी प्रदेश को डेवलपमेंट के ट्रैक पे कैसे आगे ले जाएगा वो एक नींव आपको देखने को मिल सकता है कि अगले 2-3 साल 5 साल में हरियाणा किधर जाने वाला है वो आपको दिखेगा। यानी कि सरकार की दूरदर्शी सोच का खाका जो है वो भी इस बजट में रखा गया है और आगे भी उसका इस बजट जो इस साल बजट पेश होगा साल 2023-24 के लिए, आगे तक के लिए उस बजट का जो नतीजा है वो देखा जा सकेगा। नितिन सिंगला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी, क्या लगता है सरकार जो है इस बजट में आज क्या दे सकती है, क्या लेकर आने वाली है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है सरकार की घोषणाओं पर कई बार सवाल उठा चुका है, प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर सवाल उठते रहे और जो औद्योगिक विकास दर है उसमें कटौती होने की बात यहाँ पर विपक्ष के नेता ने कही और कृषि दर में कटौती होने की बात यहाँ पर कही। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद आज आप कैसे देख रहे हैं कि सरकार क्या इन चुनौतियों से पार पाकर बजट में कुछ नया और बड़ा देगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्हें आज हर वर्ष की तरह मनोहर लाल सरकार एक बहुत ही विफल बजट पेश करेगी। सबसे पहले तो सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के अंदर जैसे 33% आज बेरोजगारी दर है, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए उन्हें आज फिर मनोहर लाल सरकार कोई नीति लेकर नहीं आई।
दूसरी बात जो सबसे आप तो जरूरी और अहम भविष्यवक्ता बात, की तरह से बात कर रहे हैं नितिन जी। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि युवाओं के साथ लगातार पहले इस ही मनोहर विफल सरकार साबित ने कर दिया। पिछले 9 वर्षों में हम्म। बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। आप देखिए, कहाँ मनोहर लाल जी ने 9 साल के अंदर 33% बेरोजगार पे लाके हरियाणा को लाके खड़ा कर दिया। कहाँ मनोहर लाल जी ने प्रदेश के किसान, गन्ना किसानों के बार बार दामों की मांग को लेकर उसको दरकिनार किया। कहाँ मनोहर लाल जी ने बार बार ओपीएस स्कीम के लिए हम्म। जो कर्मचारी अपनी मांग रख रहे थे उनको प्रताड़ित करने का, उनको खदेड़ने का, उन पे लाठी चार्ज करने का काम किया। जहां एक तरफ एमबीबीएस के छात्र अपने ऊपर जबरन लगाए गए बॉन्ड को वापसी लेने की मांग कर रहे थे, उन्हें खदेड़ा गया रोहतक में। जहां एक तरफ इस बजट की बात की जाए, जो सबसे बड़ा बजट होता है वो एक महिला का बजट होता है, उसका अपना गृहिणी का बजट होता है। हम्म। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया गया, जिसके ऊपर केंद्र की सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य की सरकार चाहे तो अपनी टैक्सेशन को कम करके इन महिलाओं को, इनकी गृहिणियों को, इनके बजट को थोड़ी सी रियायत दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पेट्रोल डीजल के दाम भले ही केंद्र से लागू होते हैं, लेकिन उसकी टैक्सेशन पॉलिसी राज्य के हाथ में है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया जाएगा। आप देखिए, पीपीपी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे किस तरीके से बीपीएल परिवारों के नाम और कार्ड काट दिए गए। आज 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों की, जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी 5 लाख से ऊपर की आय दिखाकर बीपीएल कार्ड काट दिए गए। उसके प्रताड़ उसके 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 सारे के सारे फॉर्म और उनके विटनेस मेरे पास हैं। अब बात करते हैं कि इस बजट की, आज मनोहर लाल जी की तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी आशा से देख रही है, लेकिन फिर यही होगा कि इस बजट के अंदर मध्य वर्गीय परिवार का, गरीब परिवार का, छात्रों का, युवाओं का, किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा और फिर से हरियाणा के ऊपर एक कर्ज डालने का काम किया जाए। आप देखिए, 2004 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने तो 32,000 करोड़ का कर्ज चौटाला सरकार ने छोड़ा था, और 2009 के अंदर और उसके बाद 2014 के अंदर, जब 2014 में मनोहर लाल जी ने पुणे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने शपथ ग्रहण किया, और आज 3,11,000 करोड़ का कर्ज। इस 3,11,000 के कर्ज के साथ किस तरीके से हरियाणा में 3,11,000 करोड़ के कर्ज के बाद में क्या विकास मिला, क्या हरियाणा के युवाओं को मिला, क्या हरियाणा के किसान को मिला, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला, इसके ऊपर बीजेपी की यानी कि आपके बोलती हिसाब बंद से है। तो विकास हुआ ही नहीं है, प्रदेश में सिर्फ कर्ज का बोझ ही बोझ बढ़ता जा रहा है, और विकास के नाम पर आप कह रहे हैं कि सरकार जहां पहले जितना विकास था जो छोड़ के कांग्रेस गई थी उससे ज्यादा कर ही नहीं पाई है। बेरोजगारी दे रहा है, 3,11,000 करोड़ का कर्ज हर हरियाणा के एक छोटे जन्मात बच्चे के ऊपर भी 3,11,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा हुआ है। तो मनोहर लाल जी से तो कोई प्रदेश की जनता को अब आशाएं नहीं बची हैं। मैं अभी इससे पहले चैनल के ऊपर देख रहा था, कुरुक्षेत्र की महिलाएं मांग कर रही थी कि किस तरीके से उनका जो फैमिली बजट है उसको किस तरीके से मनोहर लाल जी सुधारने का काम करें, उसमें रियायत दें। लेकिन पुनः आज आप देखिएगा, जब ये बजट पेश होगा और प्रदेश की जनता फिर से निराश होगी। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण ढुल हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन कह रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार जो है निराश ही करने वाली है प्रदेश की जनता को, महंगाई से नहीं निजात मिलेगी जनता को, और कर्ज जो है वो और ज्यादा प्रदेश पर बढ़ जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से अभी नितिन भाई बता रहे थे कि प्रदेश के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हमने ले लिया है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा तो सिर्फ बिजली विभाग पर था। 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुड्डा डिपार्टमेंट पर था। 12,500 करोड़ रुपए का कर्जा HSIDC पर था। ये तो 3 मैंने मोटे मोटे कर्जे बताए आपको, जो करीब 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने 3 अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों पर छोड़ा हुआ था। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य,
किसी भी पीएचसी और सीएचसी सेंटर में डॉक्टर नहीं था, मशीन नहीं थी, इवन एक्सरे करने की मशीनें हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में नहीं थी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज तो जहां पंचकूला में मैं रहता हूं, वहां के सिविल हॉस्पिटल में 5000 लोगों की ओपीडी है प्रतिदिन। ये विकास को दर्शाता है। ये हमने आम जनता के लिए क्या किया है वो दर्शाता। युवा बेरोजगारी और जिसकी बात करें खेल विभाग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय उस विभाग का बजट मात्र 25 करोड़ होता था। आज हमने उसका 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट किया। हमने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, जिस प्रकार से हमने रोड बनाए हैं, कांग्रेस के समय में पूरे 10 वर्ष में ना वो केएमपी पूरा कर पाए थे, ना केजीपी पूरा कर पाए थे। हमने उसको तत्काल पूरा किया। उसके अलावा हमने 3 इस प्रकार के हाईवे और बना दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश की आज ऐसी कनेक्टिविटी है कि एक आदमी चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जाकर के वापस आ सकता है, एक आदमी सुबह सिरसा जाकर के शाम तक अपने घर वापस आ सकता है। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय 1800 से 2000 परिवहन की बसें थी। हमने उनकी संख्या 5000 के लगभग कर दी है, और अब नई बसें और 1200 खरीदेंगे तो वो जाकर के करीब करीब 6500 हो जाएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय मात्र 22,000 नौकरियां दी थी, हमने 1 लाख के लगभग नौकरियां दे दी। तो मैं ये नहीं, और उन्होंने हमने पर सबसे पहले जो मनोहर जी ने बड़ा काम किया, मनोहर सरकार ने, कि बजट लाने से पहले हमने सुझाव मांगे लोगों से, व्यापारियों से, विधायकों से, सांसदों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए बजट में किस चीज का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार की पहल करने वाली अगर कोई सरकार है तो वही मनोहर सरकार, जिन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एचएसआरडीसी के प्लाट देने थे तो अपने लोगों को दिए, हुड्डा के प्लाट देने थे तो अपने लोगों को दिए, नौकरियां एचसीएस की अगर बांटनी थी तो अपने लोगों को बांटी। हमने ये नहीं किया। लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर नितिन सिंगला जी ने उठाए कि बेरोजगारी जो है, जिसमें हरियाणा नंबर 1 पर दिखाई देता है, और महंगाई जिसका अभी कोई तोड़ सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है, इन 2 बड़ी चुनौतियों से क्या सरकार राहत दे पाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है वो एक अलग बात है, उस पर सरकार लगातार काम भी कर रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने है, क्या उनका हल आज होगा? देखिए, एक तो बार बार जिक्र करती है सीएमआई की रिपोर्ट। शायद आपको ध्यान होगा, उसी सीएमआई की रिपोर्ट ने 2017 में हमारे प्रदेश की महंगाई स्तर को दिखाया था मात्र 5.5%, 3% से 5%, और इसी पिछले वर्षों में उसने दिखाया 27%, और अब बता रहे 33%। आपको जानकारी है कि उसकी जो फाउंडर है, उसको जो चलाने वाला आदमी है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जो बनाने वाली कमेटी है उसका एक सदस्य। तो आप ये बताइए कि जो व्यक्ति जिस विचारधारा के साथ जुड़ा होगा वो उसी को तो प्रूव करेगा ना। उसी व्यक्ति ने जब ये बताया कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर घट गई है, तब उसके आकाओं ने उसके कान खींचे और वो बढ़ा करके, तो इसीलिए कृष्णजूल जी बीजेपी नहीं मानती है सीएमआई की रिपोर्ट को। मैं सबसे पहले तो बड़ा हैरान हूं कि एक तरफ तो हरियाणा के अंदर हमारे साथी प्रवक्ता कहते हैं कि सीएमआई की रिपोर्ट गलत है, इसको गलत ठहराते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि सीएमआई की रिपोर्ट बनाने वाला कोई व्यक्ति कांग्रेस जन का है। और एक तरफ यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जब सीएमआई की रिपोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में दिए गए रोजगार में अव्वल आते हैं, तो वो उसका आरएसएस के माध्यम से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से गली गली में प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, पैम्पलेट छप रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐड चल रही है, टेलीविजन पे ऐड चल रही है, अखबारों में ऐड चल रही है। बकायदा योगी आदित्यनाथ, जो कि कांग्रेस के नहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीएमआई की रिपोर्ट में अपने आप को अव्वल आने पर उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं से जश्न मनाने को भी कहा और युवाओं की पीठ थपथपाई। और दूसरी तरफ हमारे साथी प्रवक्ता हरियाणा के अंदर सीएमआई की रिपोर्ट को बताते हैं कि इसका फाउंडर ही कांग्रेसी है। तो ये तो ध्रुवीकरण का जो इनका संदेश है वो तो रहेगा। हर प्रदेश में इनकी अलग नीति है, हर प्रदेश में हर राजनीति का इनका मकसद अलग है, लेकिन
हरियाणा प्रदेश का युवा इस समय बेरोजगार है, सड़कों पर है और गलत दिशा में वो बढ़ रहा है। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि मनोहर लाल जी जो बजट पेश करने जा रहे हैं वो सबके लिए है, प्रदेश की जनता के लिए, वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं आपको बता दूं, आज प्रदेश के अंदर 3,11,000 करोड़ का जो कर्ज दिया वो यही मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया। 32,000 करोड़ का कर्ज जब चौटाला साहब ने छोड़ा था तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के अंदर सिर्फ उसे 65,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें अनेकों योजनाएं, अनेकों इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, लोगों के लिए रोजगार की योजनाएं लाई गई। हाँ। और इसी 8 साल के कार्यकाल के अंदर, भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में और मनोहर लाल खट्टर के 8 साल के कार्यकाल में 65,000 करोड़ से 3,11,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा पे हो गया। ठीक है, एक तीसरा पक्ष भी, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष हमने सुन लिया। एक तीसरा पक्ष भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से तमाम बातों को वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ओमकार जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से ही देखने को और सुनने को मिलते हैं, लेकिन प्रदेश की तरक्की का सवाल है, प्रगति की अगर बात जब आती है तो सरकार की योजनाओं और नीतियों पर सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो रहता है कि किस सरकार ने या किस पार्टी ने अपने कार्यकाल में किस प्रकार की नीतियां बनाई जिससे प्रदेश को सीधा लाभ पहुंचा और जनता को राहत मिली। तो आप क्या कहेंगे? ओमकार जी। हेलो जी। हाँ जी, ओमकार जी सुन पा रहे हैं मुझे? लखपत जी, मैं ना आपको 10 मिनट में फोन करूंगा, मैं टीवी की। ठीक है, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं जुड़ पा रहा है। शंभू भद्र हमारे साथ हैं। शंभू जी, आप क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बजट जो है उम्मीदों वाला तो नहीं होगा, हालांकि निराशा जरूर इससे हाथ लगेगी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उनका कहना था कि कर्ज जो हुड्डा के कार्यकाल में प्रदेश पर करीबन 70,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस छोड़ करके गई थी, आज अगर कर्ज बढ़ा है तो उसके साथ जो है सकल घरेलू उत्पाद दर जो है उसमें भी वृद्धि हुई है। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो कर्ज में भी बढ़ोतरी होगी और कोई भी सरकार बिना कर्ज लिए जो है वो नहीं चल सकती है। देखिए, यहाँ पे मैं दो चीजें साफ करना चाहूंगा। एक तो जो राज्य सरकार के जो कर्ज को लेकर के जो विपक्ष हमेशा बोलता रहता है, वो उनकी विपक्ष की समझिए कि स्टेट की इकोनॉमी कैसे चलती है, या तो उसको वो इनकार करते हैं या उसको समझने से इनकार करके केवल अपने आरोप लगाने के लिए करते हैं। कोई भी राज्य सरकार हो, उसका जो बजट है, उसका जो खर्चा है वो केंद्र के अनुदान पे चलता है। कोई भी भारत का 29 राज्यों में से कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, कोई भी आत्मनिर्भर राज्य नहीं है। सभी राज्यों को अपने खर्चे के लिए केंद्र सरकार से सालाना बजट के हिसाब से अनुदान लेना पड़ता है और सभी राज्य को अनुदान मिलता है। होता यह है कि केंद्र सरकार से जो भी अनुदान राज्य सरकार के विकास के लिए मिलता है, पहले योजना आयोग के जरिए दिया जाता था, अभी नीति आयोग है तो सीधे उस तरह से होता है, तो उसको कर्ज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हर साल कोई भी सरकार आए, आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आ जाएगी, परसों इनेलो की आ जाएगी, किसी की भी सरकार आएगी, तो जो पीछे का बैकलॉग है वो बढ़ता जाएगा। वो सरकार के खाते में सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमारा 3 लाख करोड़ कर्ज है या 4 लाख करोड़ कर्ज है। अब जो कोई सरकार आएगा उसका 3 लाख से आगे का काटा जाएगा, वो घटा नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर इकोनॉमी किसी भी स्टेट की नहीं है। आपको मैक्सिमम अपने खर्चे के लिए केंद्र के अनुदान से लेना पड़ता है। तो इस तरह लेकिन शंभू जी, क्या ये सभी बातें जो हैं कहीं ना कहीं मानेखेज हो जाती हैं? इसका वजूद आप देखते हैं कि रहता है, उतनी ऑथेंटिक है? क्योंकि अगर बात यहाँ पर ऋण वृद्धि दर की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 8% तक पहुंच गई है, जिसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। कहा कि औद्योगिक विकास दर -1.7 पर पहुंच गई है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ -6.8 पर पहुंच गई है। अगर यहाँ पर ये माइनस में आंकड़ा जाता रहा तो क्या आपको लगता है कि चिंता फिर करने की जरूरत है? अगर ये आंकड़े प्लस में होते तो शायद चिंता उतनी नहीं होती। की बात सही है।
कह रहे हैं कि जो अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में है या सर्विस सेक्टर माइनस में जा रहा है, तो चिंता करनी चाहिए सरकार को कि इस सेक्टर की ग्रोथ को हम कैसे आगे लेके आएंगे। इसलिए नो डाउट की सरकार को इस कंसर्न को देखना चाहिए। लेकिन जो सीएमआई को लेकर के कोई बात अगर सरकार की तरफ से कही जाती है कि उसकी रिपोर्ट, या सीएम भी कई बार कह चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता भी सीएम की बात को रिपीट करते रहते हैं कि वो तो कांग्रेस की है या ये है। तो अगर आप एक तो सीएमआई वैसे काम नहीं करती है, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है, एक तो ये बात है कि ये संस्था अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी लाइसेंस रद्द कर दीजिए, बजाय कि टेलीविजन चैनल पे कांग्रेस बोलने की बजाय। केंद्र सरकार के सेटअप के तहत वो संस्था काम करती है, एक तो ये बात है। और 8 साल से आपकी सरकार है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात कि सीएमआई भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था है जो भारत के इकोनॉमी रिसर्च पे काम करती है। अगर मान लीजिए भारत सरकार को मूडीज की रिपोर्ट अच्छी लगती है, भारत सरकार को S&P की रिपोर्ट अच्छी लगती है, भारत सरकार को जापानी नोमुरा की रिपोर्ट अच्छी लगती है, सभी इकोनॉमिक एजेंसी है वो एक रिपोर्ट करती है, तो सीएमआई भी इंडिया के संस्था है और उसको उसके सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जो बेरोजगारी दर निकालने का जो उसका तरीका होता है, वो तरीका हरियाणा को बेशक सूट ना करता हो, लेकिन ओल्ड फैशन हो सकता है वो तरीका हो, लेकिन उस संस्था को खारिज आप नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार में है, लगता है कि संस्था गलत कर रही है तो आप उसकी। ठीक है शंभू जी, मैं आपको बीच में यहाँ रोकना चाहूंगी। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। टिकैत जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप आज के बजट को देख रहे हैं, कृषि खेती के लिए, किसानी के लिए। चले, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। जी शंभू जी। तो कहने का मतलब है कि एक तो किसी संस्था को आप ब्लेम करना बंद कीजिए, ये बहुत ही पुरानी, क्योंकि वही सीएमआई की रिपोर्ट को लेकर के केंद्र सरकार संसद में कह चुकी है कि चूंकि सीएमआई ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी फास्ट इकोनॉमी है, तेजी से इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो आप उस रिपोर्ट को वहां केंद्र में कोट करते हैं संसद में कि देखिए हमारी इकोनॉमी तो बड़ी अच्छी हो रही है, और उसी की रिपोर्ट को आप कोट करते हैं। तो कहने का सेंस कि ये बात न तो सीएम की तरफ से होनी चाहिए, ना ही बीजेपी प्रवक्ता इस चीज को बार बार रिपीट करेगी कांग्रेस के हैं, ये है वो है। ये चीजें बड़ी चीप लगती है, क्योंकि लाइसेंस सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, और सरकार के सेटअप के तहत कोई संस्था काम करती है। आज मान लीजिए कोई एनजीओ अगर विदेशी फंडिंग या गड़बड़ कर रही थी, तो सरकार ने पिछले 7-8 साल में कम से कम 6000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं, उनको विदेशी फंडिंग पे रोक लगाई है। तो सरकार एक्शन ले रही है ना अगर कोई गलत कर रहा है। ठीक है। तो कहने का सेंस कि सरकार के पास सारे ऑप्शन है। हम आते हैं लौट के कर्ज पे, तो प्रदेश का कर्ज भी एक प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रोसेस है। सरकार का अपना कोई राज्य सरकार का अपना कोई आत्मनिर्भर बजट नहीं होता है, वो हमेशा केंद्र के अनुदान पर निर्भर करता है, तो वो बढ़ता जाएगा, हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ेगा। क्योंकि पिछला जो कर्ज है वो ऐड हो जाता है नए कर्ज में, तो इसीलिए वो मात्रा, वो जो पॉइंट संख्या है वो लाख करोड़ की वो बढ़ती जाएगी। कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो 3 से आगे जाएगी, 4.5 बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बहुत खराब कर रही है या कर्ज लेना बुरी बात है। कोई भी इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन अगर करेगी, आप देखिए कि सरकार अपने घाटे का बजट पेश करती है एलवेज, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई राज्य सरकार हो, या इवन कि हम फैमिली का भी बजट बनाते हैं, तो प्रायः घाटे की बजट होनी चाहिए। एक अच्छी इकोनॉमी की पहचान ये है कि बजट आपके घाटे के होंगे तो आपके पास एक टारगेट होगा कि हम 5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं, तो पैसा कहां से आएगा, कैसे हम खर्च करेंगे, तो आप अपना इनकम बढ़ाएंगे। ये एक प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रोसेस है, और इसमें घाटे का बजट जिस भी सरकार का है, वो सरकार और अच्छा करने के लिए और सरप्लस करने के लिए और रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए काम करेगी। ये फैमिली पे भी लागू है। वो इंसान वही प्रगति करता है जो अपने को टारगेट लेके चलता है कि हमें इस साल में इतना तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि किन सेक्टर से वो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकती है, अर्जित कर सकती है। और अगर सरकार इन
लक्ष्यों को साध लेती है तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा प्रदेश के विकास को तेजी से आगे ले जाना और जो वित्तीय राजकोषीय घाटा है उसमें कमी लेकर आना। ओमकार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। जी ओमकार जी, अभी क्या लगता है आपको? तमाम बातों को लेकर हम काफी देर से चर्चा कर रहे हैं और एक एक चीज पर हमने बारीकी से और विस्तार से चर्चा की है। क्या कैसे देख रहे हैं कि अभी सरकार का जो बजट है वो किस तरीके से सामने आएगा और जो तमाम पिछली समस्याएं रहीं वो दूर हो जाएंगी? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सिंगला जुड़े हुए हैं। जी नितिन जी। तो मनोहर लाल जी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के तुरंत बाद जिस तरीके से प्रदेश में चुनाव होते आए हैं उसका लाभ उठाते हुए प्रदेश में 2 बार सरकार बनी, लेकिन प्रदेश आज जिस तरीके से बैसाखी के दर पर चल रहा है, आज किस तरीके से भाजपा और जेजेपी दोनों के आमने सामने के प्रत्यय आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं खुलेआम राजनीतिक मंचों पर भी। और ये जो सरकार नितिन जी, गठबंधन वो की चल हर रही एक है, राज्य में कहीं ना कहीं आंतरिक कलह कांग्रेस में भी ये खुल के सामने आती है कई बार बिल्कुल चीजें। ठीक है आपकी बात, ऐसा नहीं लेकिन है कि ये कोई पहली बार इस तरह से अंतर विरोध हो रहे हो, अंतर विरोध रहते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिफरेंस ये रखता हूँ कि उसका इस गठबंधन की सरकार का जो आपस में गतिरोध है, जो इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग खराब है, उसकी वजह से प्रदेश की जनता को उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज मनोहर लाल जी और उनकी सरकार कैसे इस सरकार को बचा पाए उसमें ज्यादा व्यस्त है, ना कि प्रदेश की जनता को कैसे बचा पाए, कैसे विकास दे पाए, ना कि उस पर ध्यान है। आप देखिएगा इस बजट से आज फिर से जो सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा का, आज प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल अगर बंद करने का काम किया तो मनोहर लाल सरकार ने किया। सबसे ज्यादा आज छात्र अगर किसी सरकारी स्कूल में बिना अध्यापक के पढ़ रहे हैं तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है, पूरे देश भर के अंदर। प्रदेश के अंदर हजारों की तादाद में स्कूल बंद किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं किया गया। और आज मैं तो कोशिश करता हूं और आशा करता हूं मनोहर लाल जी से कि वो इस बजट के अंदर उन्हें इन स्कूलों को खोलने चलिए की ठीक है, कोशिश कम से कम करेंगे। आपने कुछ उम्मीद तो की और यहाँ पर आपने ये जरूर उम्मीद जताई सरकार से कि इस क्षेत्र में सरकार अगर करती है तो आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और उसको स्वीकार भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब से थोड़ी ही देर में जो बजट है वो पेश होने वाला है और इस बजट से सरकार प्रदेश को कितनी बड़ी सौगात देने वाली है ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि सरकार और प्रदेश की जनता दोनों के लिए ही ये बजट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।